विरामनगर नाम के शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, सीरतपुर। सीरतपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में ही मनोहर नाम का एक आदमी रहता था। मनोहर एक सब्जी वाला था जो अपने खेत में सब्जियां उगाता और फिर उन्हीं सब्जियों को जाकर विरामनगर की मंडी में बेचता था। लेकिन फिर भी वो बहुत गरीब था। असल में उसके परिवार में एक उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जिनके ऊपर ही उसकी सारी कमाई खर्चा हो जाती थी। एक दिन मनोहर जब सब्जियां बेचकर शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो, आज मुन्ना को स्कूल में अंदर नहीं जाने दिया गया। मास्टर जी ने कहा है कि अगर जब तक मुन्ना की स्कूल की फीस नहीं जमा की जाती तब तक वो स्कूल नहीं जा सकता। ये बात सुनकर मनोहर बोला, अरे भाग्यवान, अब तुम ही बताओ, जिसकी महीने की कमाई ही 3,000 रुपए हो, वो कैसे बच्चों को पालने के साथ ही उन्हें पढ़ा भी सकता है। यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है और मेरी आधी कमाई तो इन सब्जियों को बोने में ही चली जाती है, तो फिर मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊं? ये सुनकर मनोहर की पत्नी उदास हो जाती है और मनोहर भी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर बाहर आ जाता है और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा करता है। लेकिन मनोहर हार मानने वालों में से नहीं था और उसे शहर में ही एक चौकीदार की नौकरी मिल गई। वह चौकीदार की नौकरी शाम से रात तक करता था। मनोहर पहले सुबह सब्जियां बेचता, फिर शाम से रात तक चौकीदारी करता। पर उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचता था जिससे उसका एक ही बेटा स्कूल जा सकता था। मनोहर जब भी अपने छोटे बेटे को देखता तो यही कहता, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तुझे जरूर स्कूल भेजूंगा, चाहे मुझे उसके लिए पूरे दिन काम करना पड़े। सुबह सब्जियां बेच के और शाम को चौकीदारी करने के बाद मनोहर बहुत थक जाता था। लेकिन अपने छोटे बेटे को पढ़ाने के लिए मनोहर ने अब रात में भी चौकीदारी शुरू कर दी। दिन भर काम करने की वजह से मनोहर सिर्फ 2 घंटे सो पाता था। अब उसके दोनों बेटे स्कूल तो जाने लगे थे, लेकिन इतनी मेहनत की वजह से मनोहर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसे करते करते मनोहर को 4 महीने हो गए। अब वह सूखकर हड्डी का ढांचा लगने लगा था, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो लगातार मेहनत करता जा रहा था। एक दिन मनोहर जब काम करके घर आया तो वह अभी घर में घुसा ही था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर उसकी पत्नी चीख उठी और उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया। आधी रात को मनोहर की पत्नी और उसके बच्चे उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर जब उन्होंने मनोहर को भर्ती किया तो उसकी पत्नी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अब मेरे पति कैसे हैं? क्या हुआ उनको? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप बिल्कुल ना घबराएं, आपके पति एकदम ठीक हैं। जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, जिससे ठीक होने में लगभग 3 हफ्ते लगेंगे। यहाँ मनोहर के इलाज और दवाई में ही उसकी पत्नी की सारी बचत चली जा रही थी और ऊपर से उसके बच्चों की उस महीने की फीस ना जमा होने से उसके बच्चों को दोबारा स्कूल से निकाल दिया गया था। मनोहर की पत्नी दोनों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई थी। एक ही हफ्ते में मनोहर की पत्नी की सारी बचत खत्म हो गई थी, जिसके चलते उसे मनोहर के इलाज के लिए गांव के ही भीखू सेठ से पैसे उधार लेने पड़े। मनोहर की पत्नी और बच्चे सिर्फ एक वक्त का खाना खाते और मनोहर के इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाते। इस तरह मनोहर का इलाज पूरा हुआ और वो घर आ गया। लेकिन अब वह उतनी मेहनत नहीं कर सकता था जितनी पहले कर रहा था, क्योंकि अगर अब की बार वो बीमार पड़ता तो उसके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए मनोहर ने चौकीदारी छोड़कर सिर्फ सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी भीखू सेठ का कर्जा नहीं चुका पा रहा था और उसे बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता सता रही थी। मनोहर अपनी पूरी कोशिश करता, लेकिन वह भीखू सेठ का पैसा नहीं चुका पाया, जिससे गुस्सा होकर भीखू सेठ ने जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसका सारा घर का सामान और खाने के बर्तन तक ले गया और बोला, अगर तूने 1 हफ्ते के अंदर मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो इस सामान के साथ साथ तेरे घर पर भी कब्जा कर लूंगा और इसे बेचकर अपना पैसा वापस लूंगा। ये देखकर मनोहर और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। मनोहर घर से बाहर आया और अपने खेत के पास बैठकर
रोने लगा। वह बोला, हे भगवान, मैंने तो ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम किया, फिर क्यों तूने मुझे इतनी तकलीफ दी भगवान? आखिर क्यों क्यों भगवान? ये कहकर मनोहर फूट फूट कर रोने लगा। पूरे दिन मनोहर पैसे के इंतजाम के बारे में सोचता रहा और रात में भी उसे नींद नहीं आई। अगले दिन मनोहर जब अपने खेत से सब्जियां लेने गया तो उसने देखा कि उसके खेत में एक सब्जी अजीब सी चमक रही थी। पास जाकर जब मनोहर ने उस सब्जी को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो तो सब्जी नहीं बल्कि सोना है। उस सब्जी को देखकर मनोहर हैरान रह गया और उस सोने की सब्जी को लेकर दौड़ा दौड़ा घर आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को सब्जी दिखाई तो वह भी हैरान हो गई। वो सोने की सब्जी को देखकर बोली, अरे ये तो चमत्कार हो गया, इसे बेचकर हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। मनोहर भी अपनी पत्नी की बात से सहमत था और तुरंत शहर की ओर चला गया। शहर जाकर मनोहर ने उस सोने को सुनार को बेच दिया, जिससे उसे इतने पैसे मिले जिससे उसने न केवल भीखू सेठ का कर्जा चुका दिया बल्कि अपने बच्चों का दोबारा स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। लेकिन इसके बाद भी मनोहर लालच में नहीं आया और सब्जियां बेचता रहा। 1 महीने बाद उसने ध्यान दिया कि उसके खेत में फिर से वैसे ही सोने की सब्जी उगी है जैसे कि 1 महीने पहले उगी थी। ये देखकर बोला, अरे जरूर ये कोई जादुई सब्जी है, रातों रात उग जाती है, लेकिन 1 महीने के अंतर पर। ये तो भगवान का आशीर्वाद है। उस वक्त मनोहर ये कसम खाता है कि वह कभी इस सोने का बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा और इससे कमाए पैसे से गांव के लोगों की मदद करेगा। और इसके बाद मनोहर उस सोने को जाकर शहर में बेच आता है। धीरे धीरे मनोहर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं और मनोहर भी सब्जियां बेचना छोड़कर दूध का व्यापार शुरू कर देता है। लेकिन आज भी उसके खेत में सब्जियां उगती हैं और वह उन्हें बेचकर होने वाली पूरी कमाई को गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। वह गांव में एक स्कूल खोलता है जिसका पूरा खर्चा वह खुद उठाता है और वहां मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जिससे कि जो हालात उसे देखने पड़े वो किसी और को न देखने पड़े। आगे जाकर मनोहर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं और अपने पिता की ही तरह वे भी गांव वालों की भलाई के लिए काम करने लगते हैं। वे गांव में ऐसा अस्पताल खोलते हैं जहां पर मुफ्त इलाज किया जाता है, जिससे कि किसी और गांव वाले को अपने इलाज के लिए कर्जा न लेना पड़े।